हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का आज फिर से स्वागत है हमारी एआई क्लासेस में। बच्चों, आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे अपन पार्ट ए का, जो कि है आपकी थर्ड यूनिट, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल 2, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल। ठीक है। बच्चों, आज हम इसकी एक एक करके ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर if any of this is not functioning properly a computer is of no use। बच्चों, कौन सी दो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जिससे आपका कंप्यूटर क्या होता है, वर्क करता है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं बच्चा, डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक चीज भी काम नहीं करेगी बच्चा, तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर जो बेसिक काम करता है, वो काम करना बंद कर देगा। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पे क्या होते हैं, अन्योन्यायित होते हैं। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। यदि इनमें से कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कंप्यूटर का कोई फायदा नहीं है। और इसका बच्चा इंग्लिश टर्म वो सेम होता है, जो कि हिंदी टर्म भी सेम होता है। अब इसका हिंदी में नाम दूसरा नहीं हो सकता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही बोलना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा तो हार्डवेयर उसको तो कोई काम ही नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हार्डवेयर काम नहीं करेगा तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, काम करना जरूरी होते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम अच्छे से काम कर सके। ठीक है। प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। वैसे तो सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर दो टर्म्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चा, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, अब वो आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, तो वो आपको एक्सप्लेनेशन की आई डोंट थिंक सो आपको जरूरत है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है जिससे आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हो और कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो। यानी कि क्या कर सकते हो, शुरू करना और बंद करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, when we start a computer the booting processes begin which initially checks whether all the hardware and the software installed on the computer are working correctly। जब भी बच्चा अपन कंप्यूटर ऑन करते, अपन स्टार्ट करते, ठीक है, तो एक बूटिंग प्रोसेस होता है। बूटिंग को बच्चा हिंदी में भी बूटिंग ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि ये चेक करता है कि सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपन ने जो इंस्टॉल्ड करे हैं कंप्यूटर में, वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बच्चा, आपने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं मेन स्विच से, ठीक है, और कंप्यूटर का आपका जैसे आप ऑन करते हैं तो वो कुछ टाइम लेता है ना, ऑन होने में। आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन सामने आने में क्या लगता है बच्चा, कुछ सेकेंड्स का टाइम लेता है। तो बच्चों, वहां पे क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस हो रहा होता है, जहाँ पे चेक करा जाता है, वो खुद से कंप्यूटर चेक करता है क्या इस सिस्टम के, क्या इस कंप्यूटर के सारे जो चीजें हैं वो बराबर से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। सारी चीजें चेक हो रही है, मतलब बच्चा सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बराबर से काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हो जब हम इसे शट डाउन कैसे करते हैं, या इस अपन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे शट डाउन, स्लीप, रीस्टार्ट, ऑन ऑफ का ऑप्शन है बच्चा, है ना। तो यहाँ पे शट डाउन आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वापस से वो जैसे ही शट डाउन होगा, वो कुछ सेकेंड्स लेता है, वो होल्ड ऑन करके रखता है ना बच्चा। तो बस वो जो टाइम लेता है ना बच्चा, वो उसी टाइम पीरियड को अपन बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि वहां पे सिस्टम का चेक कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी हिंदी में वही लिखा है, पहले बूटिंग प्रक्रिया होती है, जहां पे शुरू में क्या करा जाता है बच्चा, जांचा जाता है ना, जहां पे उसको शुरू में जांचा जाता है कि कंप्यूटर पर स्थापित सही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या किस तरीके से आप कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे ऑफ करते हैं। इट ऑल्सो लोड्स ऑल द फील्ड्स नीडेड टू रन अ सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, यह सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक सभी फाइलों को भी लोड करता है। बच्चा, जब बूटिंग प्रोसेस होता है तो वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को क्या करता है, चेक करता है, इसके साथ वो क्या करता है, ये सारी फाइल्स को क्या करता है, लोड करता है। ठीक है, मतलब चलाने के लिए आवश्यक जितने भी फाइलों को क्या करता है, लोड करता है, लेकर आता है,
ऑन करने की, स्क्रीन पे लाने की कोशिश करेगा, वो चेक करेगा कि जो आपका जो सामने वाला इंसान है जब उसकी डिमांड करेगा तो वो चीज ओपन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वो सारी फाइल्स को क्या कर देता है, लोड करने की कोशिश करता है। द नेक्स्ट स्टेप इन द बूटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्ट। बूटिंग प्रोसेस में जो बच्चा अगला स्टेप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बूटिंग प्रक्रिया में अगले चरण को क्या बोला जाता है, पोस्ट बोला जाता है, डेट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। यानी कि इसका अगर हिंदी में मतलब जाने तो वो खुद का सेल्फ टेस्ट करता है कि उसे जो पावर जो है उसका मतलब ऑन ऑफ वाली जो चीजें हो रही है वो बराबर से हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। दिस टेस्ट चेक्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कनेक्टेड हार्डवेयर। ये सारी बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है बच्चा, वो सारी फंक्शनिंग देखता है कि हमारे सारे हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के वो बराबर से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ऐसा है हार्डवेयर के अंदर, आपको पता है बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर भी आते हैं बच्चा। तो वो सारे आपके जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है, जितने भी आपके प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनको भी चेक करते हैं। आपको अच्छे से पता होगा बच्चा, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा प्राइमरी डिवाइसेस क्या होते हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस क्या होते हैं। तो बच्चे ये इनको भी चेक करते हैं, ठीक है, कि ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, बराबर से फंक्शनिंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें कौन करता है, चेक होती है। यह परीक्षण प्राथमिक और द्वितीय तक भंडारण उपकरणों को सभी जुड़े हार्डवेयर के कामकाज की जांच करता है। यानी कि ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें जुड़ी होती है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर, जितनी भी चीजें आती है बच्चा, आपकी मेमोरी आ गई, जितने भी डिवाइसेस आ गए, उन सभी को क्या करता है बच्चा, सभी को चेक करता है कि सभी प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चा, कभी कभी हम जैसे ही अपना सिस्टम यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं, तो जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप वाली स्क्रीन पे आते हैं, जैसे आप अपने उसको ऑन करते हैं, तो ऊपर से क्या आ जाता है, एक पॉपअप मैसेज आ जाता है कि ये काम नहीं कर रहा है, एंटीवायरस की जरूरत है, ये एप्लीकेशन दिक्कत दे सकता है। तो वो कैसे पता चल जाता है, वो बूटिंग प्रोसेस में पहले ही पता चल जाता है कि बच्चा ये चीज क्या होने वाली है, दिक्कत देने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट में अपन देखते हैं, ऑन पासिंग पोस्ट द कंटेंट ऑफ CMOS चिप आर चेक्ड, ठीक है। CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यानी कि जैसे ही पोस्ट वाली प्रक्रिया हो जाती है तो जितने भी इसका कंटेंट होता है चिप का, यानी कि जितना भी आपका कंटेंट है, आपकी उसमें जितना भी स्टोरेज है बच्चा, वो सारा चेक होता है कि ये बराबर से काम करेगा या फिर नहीं करेगा। पोस्ट पास करने पर CMOS चिप की सामग्री को क्या करती होता है, उसकी जांच की जाती है ना। इट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑन द मदरबोर्ड दैट स्टोर्स द बायोस। यानी कि CMOS क्या होता है, ये है हमारी एक छोटी सी क्या है, एक मेमोरी है, ठीक है, जो कि मदरबोर्ड पे लगी होती है और जो सारी चीजों को क्या करती है, स्टोर करके रखती है, जिसके अंदर सारे बेसिक आपके इनपुट आउटपुट सिस्टम्स की क्या होती है, सेटिंग्स होती है, वो सारा स्टोरेज होता है, ठीक है। यह मदरबोर्ड पर मेमोरी की एक छोटी मात्रा है जो बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग्स को स्टोर करती है। यानी कि CMOS जो है बच्चा, ये क्या है, ये एक चिप है जो कि मदरबोर्ड के अंदर होती है। ये सारी चीजें बायोस वाली सारी सेटिंग्स को क्या करती है बच्चा, स्टोर करके रखती है, ठीक है। अगला देखते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बायोस इज टू बूट अप एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द कंप्यूटर। प्राइमरी फंक्शन क्या है, यानी कि हमारा प्राथमिक कार्य क्या है कंप्यूटर का, कि बायोस को क्या करे, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना। यानी कि बायोस इज टू बूट अप एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द कंप्यूटर। यानी कि जितनी भी बायोस वाली जो चीजें हैं, जितनी भी हमारे इनपुट आउटपुट वाली चीजें हैं सेटिंग वाली, वो प्रॉपर से लोड हो जाए। जैसे ही आपका सामने कंप्यूटर ऑन हो जाए तो ये सारी चीजें फटाक से विद इन अ सेकेंड्स के अंदर या 30 सेकेंड्स या जितने भी सेकेंड्स लगते हैं उसके अंदर वो सारी चीजें बायोस वाली सेटिंग वाली चीजें बराबर तरीके से आपकी स्क्रीन पर लोड हो जानी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बायोस इंक्लूड्स द इंस्ट्रक्शंस टू लोड बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर। बायोस में मूल कंप्यूटर हार्डवेयर लोड करने में के निर्देश शामिल है। यानी कि बायोस के अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या करा जाता है, लोड करा जाता है। यानी कि बायोस अगर काम नहीं करेगा बच्चा, या उसके अंदर सेटिंग्स में कुछ भी गड़बड़ आती है, तो जितनी भी आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर वाली चीजें हैं बच्चा, उनमें से कोई भी चीज क्या कर सकती है, काम करना बंद कर सकती है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द सिस्टम सेटिंग्स लाइक पासवर्ड, डेट एंड
टाइम हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में, सिस्टम अगर बोल रहे हैं तो आप बच्चे समझ जाना ये हमारे कंप्यूटर लैपटॉप की बातें हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जितनी भी हमारे सिस्टम में कॉन्फ़िगरिंग वाली चीजें होती है, जितनी भी चीजें हम चलाते हैं, ठीक है, जितने भी जैसे पासवर्ड हो गया, दिनांक हो गया, समय हो गया, तो ये सारी सिस्टम सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है बच्चा, ये सारी चीजों के लिए जिम्मेदार यही होता है, बायोस बायोस रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये आपको पता है कि ये पोस्ट वाले के थ्रू आया है ना, पोस्ट के थ्रू अपना अगला स्टेप में ये चेकिंग कर रहा है कि सारी चीजें हार्डवेयर वाली सपोर्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। Once all the steps of BIOS get completed, the operating system is loaded into the RAM. जैसे ही आपकी BIOS वाली चीजें स्टेप्स कंप्लीट हो जाती है बच्चा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लोड कर देता है, रैम को लोड कर देता है। पहले आपने अपना सिस्टम क्या करा था, एक बार मैं शॉर्ट रिकैप दिलवा देती हूँ फटाक से मेरे प्यारे बच्चों को, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हमारा सिस्टम ऑन करते हैं। जैसे ही आपने ऑन करा, वो कुछ टाइम लेगा चीजों को बुटअप करने के लिए, यानी कि लोड करने के लिए वो कुछ टाइम लेगा, कुछ देर तक रुकेगा। जैसे ही वो उन टाइम में क्या होता है, उस बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है बच्चा, आपके सारी चीजों का चेक हो रहा होता है कि आपके सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे ही वो टाइम आपका चेक हो जाता है कि भैया सारी चीजें वर्क कर रही है, तो सारी चीजों क्या हो जाती है, अब वो सारी चीजें कहाँ लोड हो जाती है, आपके रैम में लोड हो जाती है, ठीक है। जैसे ही बायोस के सारे चरण पूरे हो जाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर क्या हो जाती है बच्चा, सारी चीजें लोड हो जाती है। द OS then executes the pre-configuration startup routines to define user configuration, ठीक है। OS तब उपयोगकर्ता कॉन्फ़िगरेशन को परिभाषित करने के लिए पूर्व कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप रूटीन निष्पादित करता है, यानी कि उसके बाद जो आपका OS है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारी चीजों को एग्जीक्यूट करता है कि क्या क्या चीजें भैया हमें कॉन्फ़िगर करनी, यानी कि क्या क्या चीजें हमें चलानी रहेंगी, ठीक है, जिससे कि यूजर को चलानी रहेगी, कॉन्फ़िगर करनी रहेगी, वो सारी चीजों को चालू करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है, लोड करना। आपने देखा होगा एक धीरे धीरे हमारी स्क्रीन पे चीजें दिखना चालू हो जाती है, एक के बाद एक स्टेप अगली आती जाती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे OS आ जाता है और वो धीरे धीरे चीजों को एग्जीक्यूट करना, आपके सिस्टम को ऑन करने की प्रोसेस को क्या कर देता है बच्चा, चालू कर देता है, स्टार्ट कर देता है, ठीक है। Once the booting process gets over, you can log into the computer with the username and password। आपने देखा होगा जैसे ही आपका बूटिंग प्रोसेस हो जाता है, अब वो आपसे आपका क्या मांगता है, यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। एक बूटिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद, जैसे ही बूटिंग प्रोसेस एंड हुआ, जैसे उसने सारी चीजें चेक कर ली कि भैया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बराबर काम कर रहा है, वैसे ही वो आपको लॉग इन करवाता है और आपसे क्या मांगता है, उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड क्या करता है, मांगता है, ताकि आप कंप्यूटर में क्या कर सके, लॉग इन कर सके। The desktop of the operating system appears and you can start working on the computer using the required software application। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, आपके डेस्कटॉप पे, ठीक है, आपकी जो सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, जो आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो आपको सामने दिखने लग जाता है ना, सामने स्क्रीन आ जाती है और आप फिर उस पर काम करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और आप अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिस पे भी आपको काम करना है, आप उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, हम जैसे ये देख सकते हैं, विंडोज का आता है, ऑन हो जाता है, फिर वो ID पासवर्ड मांगता है। जैसे ID पासवर्ड मांगता है, वो आपकी डेस्कटॉप की आपको स्क्रीन ऑन करके दे देता है। वहां पे आपको जो काम करना है, जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करना है, आप फिर उसको क्या कर सकते हैं बच्चा, ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। When you shut down a PC, the following things happen। अच्छा बच्चे, ये तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, लॉगिन करने की प्रोसेस। अब मान लीजिए आपको अगला क्या करना है, आपके पीसी को शट डाउन करना है, बंद करना है, तो क्या क्या चीजें आपके साथ हो सकती है, ठीक है। If a program contains unsaved data, you are prompted to save it। मान लीजिए यदि किसी प्रोग्राम में न सहेजा गया डाटा है, तो आपको उसे सहेजने का संकेत दिया जाता है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, है ना, अपने कंप्यूटर पे, अब आपको कंप्यूटर बंद करना है, आपने मान लीजिए वो काम कर रहे हैं और आपने सीधे उसको क्रॉस का एक ऑप्शन आता है ना ऊपर, अगर आपने डायरेक्ट उसको सॉफ्टवेयर को, उस काम को बंद करेंगे, तो वो आपको एक मैसेज दे देता है ना, ऊपर दिखता है स्क्रीन पे, नोटिफिकेशन टाइप एक पॉपअप मैसेज आ जाता है कि भैया आपको क्या ये चीज को सेव करना है, यस और नो। तो आपको अगर सेव करना है तो आप यस पे करेंगे, नो करना है तो आप नो पे कर देंगे। फिर वो यस नो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर आप यस करेंगे तो आपको उसको पहले सेव करना पड़ेगा,
फिर वो सेव होते से ही वो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन आपके सामने स्क्रीन पे से क्या होगा, हट जाएगा, और नो करेंगे तो फिर वो तो डायरेक्टली हट जाएगा। तो बस यहाँ पे यही बताया गया है कि जब भी आप अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो क्या होता है, वो आपसे पूछता है क्या आपको अपने अनसेव डाटा को सेव करना है या फिर नहीं करना है। ऑल द ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स गेट क्लोज, सभी खुले आवेदन कार्यक्रम बंद हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही आपने चीजों को सेव करा या आपने नो करा कि हमें सेव नहीं करना, तो जितने भी आपकी एप्लीकेशंस ओपन थी, आप जैसे ही उसको क्या करेंगे, क्रॉस पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक, क्रॉस मतलब क्लोज है ना, वो आपको और इजी भाषा में समझ में, इसलिए मैं क्रॉस बोल रही हूँ, बाकी उसको क्रॉस का मतलब होता है क्लोज। जैसे ही आप उसको क्लोज पे क्लिक करेंगे तो वो सारे एप्लीकेशंस आपके जितने भी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बच्चा, वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन। ठीक है, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हो जाते हैं, देखते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन बाय क्लोजिंग इट प्रोग्राम सर्विसेज एंड प्रोसेस, द पावर मैनेजमेंट हार्डवेयर टर्न्स ऑफ द पावर, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन कर देता है, वो सारे प्रोग्राम्स, सर्विसेज, प्रोसेसेस को क्लोज कर देता है। द पावर ऑफ मैनेजमेंट हार्डवेयर टर्न्स ऑफ द पावर, यानी कि हमारा जो जितना भी मैनेजमेंट होता है हार्डवेयर का वगैरह का, वो बंद, यानी कि जैसे आपने अपनी चीजों को, सॉफ्टवेयर को क्लोज करा, आप जैसे ही उसे फिर शट डाउन करने जाएंगे तो जो हार्डवेयर वाली जो चीजें थी सॉफ्टवेयर के साथ साथ, वो भी चीजें क्या हो जाएगी बच्चा, सारी की सारी चीजें बंद हो जाएंगी। ठीक है, वो भी सारी चीजें शट डाउन हो जाएंगी, क्लोज हो जाएगी। नाउ यू कैन टर्न ऑफ द कंप्यूटर पावर सप्लाई, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर के पावर सप्लाई को क्या कर सकते हैं बच्चा, बंद कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको फिर शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बच्चा नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोडक्शन। ये तो हमने सीख लिया कि कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं हमने वो भी देख लिया। बूटिंग प्रोसेस पहले होता है, चेक सिस्टम, सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चेक करा जाता है, फिर हम उसे लॉग इन करते हैं, फिर हम हमारा पूरी फंक्शनैलिटी प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे शट डाउन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम इंट्रोडक्शन देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। Introduction. The first program that loads on a computer when you switch it on is called computer system. पहला प्रोग्राम जो कि आपके कंप्यूटर पे आपको दिखता है, सामने लोड होता है, जो आता है, उसी को क्या बोला जाता है बच्चा, ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। इट इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस, ये एक ऐसा बच्चा इंटरफेस होता है जो कि क्या करता है, जो कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में होता है। ठीक है, इसको एक बार आप बच्चा अच्छे से रीड करिए। हेलो, हाँ भैया आप चले ऑफिस चले जाइए हॉस्टल के, है ना, कैंपस नंबर 6 है भैया, मैं जॉब पे हूँ, आप सीधे ऑफिस में चले जाना अंदर। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो छोटे से एक ब्रेक के लिए माफी चाहूंगी, अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जब आप इसे स्विच ऑन करते हैं तो बच्चा कंप्यूटर पर लोड होने वाला जो पहला प्रोग्राम होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और यह प्रोग्राम है जो कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच के इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यानी कि जब आपका पहली चीज जो आपकी स्क्रीन पे लोड होती है बच्चा, आपके कंप्यूटर पर आपके स्पेस ऑन होती है, जैसे आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो बस बच्चा वही क्या हो जाता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाता है, दोनों का आमना सामना करवाता है, जिसके कारण आपके इसमें काम हो पाता है। बच्चा अगर आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो अगर हार्डवेयर खराब होगा तो क्या वो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, नहीं करेगा बच्चा। तो जब आप वैसे बस इसीलिए बोला गया कि दोनों इंटरफेस करते एक दूसरे को। जब भी हम कोई कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बच्चा, दोनों एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटरफेस करते हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और मिलकर काम करते हैं। अगर एक में भी चीज में दिक्कत आई तो फिर वो फंक्शनिंग नहीं करेगा सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चा, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि आपकी सारी ओवरऑल फंक्शनिंग जो होती है कंप्यूटर की और उससे रिलेटेड रिसोर्सेज, उससे रिलेटेड डिवाइसेस जितने भी होते हैं उन सबसे क्या होता है, उन सबके लिए वर्क करता है। या फिर इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, क्या होता है बच्चा,
ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो ये विशेष सेट होता है जो कि कंप्यूटर और उसके संसाधनों के समग्र क्या करता है, कामकाज का प्रबंधन करता है। यानी कि आप चीजें जितनी भी कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करवा रहे हैं, जितनी भी चीजें कार्य करवा रहे हैं बच्चा, तो उनके बीच में ये जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, प्रॉपर कार्य हो पा रहा है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बराबर से काम कर रहा है, इसलिए ये कार्य आपका हो पा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द अदर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है और मॉनिटर्स करता है। किसको कंट्रोल और मॉनिटर करता है? सारे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अगर आप अपने कंप्यूटर पे मल्टीपल टास्क कर पाते हो, मल्टीपल फाइल्स ओपन कर पाते हो, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स अगर आप एक्सेस कर पाते हो, चला पाते हो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण क्या कर पाते हो, क्योंकि वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है कि सारी चीजें आपके जो है, सारी चीजें जो एग्जीक्यूट हो रही है, सारे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन वो क्या हो पा रही है, बराबर से हो पा रही हैं। ठीक है, अगला, इट परफॉर्म्स बेसिक टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बेसिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि रिकॉग्नाइजिंग इनपुट क्या दिया गया है उसको रिकॉग्नाइज करना कीबोर्ड की हेल्प से, आउटपुट को भेजना मॉनिटर के पास, फाइल्स को मैनेज करना, एंड डायरेक्टरीज ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है बच्चा? सारे बेसिक टास्क करता है कि सामने वाला यूजर हमें क्या कार्य करने के लिए दे रहा है इनपुट, ठीक है, आपको अपने मॉनिटर से काम करवाना है, क्या फाइल्स ओपन करवानी है, क्या फाइल्स डिलीट करवानी है, क्या फाइल्स में आपको एडिटिंग करवानी है, वो सारी चीजों को वो कहाँ जाके उसको स्टोर करना रहेगा। ठीक है, और सारे पेरिफेरल डिवाइसेस, मान लीजिए कोई पेन ड्राइव हो गई या कोई स्पीकर कनेक्टेड है, जितने भी आपके पेरिफेरल्स डिवाइसेस है उनको भी मैनेज करना, उनकी भी प्रॉपर फंक्शनिंग का ध्यान कौन रखता है बच्चा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यह बुनियादी कार्य करता है जैसे कि कीबोर्ड के इनपुट को पहचानना, मॉनिटर को आउटपुट भेजना, स्टोरेज डिवाइस पर फाइलों और निर्देशकों का प्रबंधन करना, परिधीय उपकरणों को नियंत्रित करना, ये सारे कार्य करता है। ठीक है, ये वर्ड्स बच्चा आपको हिंदी में टफ लग रहे होंगे, लेकिन इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वही हिंदी में भी शब्द आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ जो एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, वो क्या हो गए, जैसे कि विंडोज, मैकिंटोश, मैक जिसको अपन शॉर्ट में मैक बोलते हैं, ज्यादातर सब मैक ही बोलते हैं, लाइनेक्स, DOS एंड यूनिक्स। ठीक है, ये सारे हमारे बेसिक क्या हो गए, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम थोड़े बहुत पता होने चाहिए बच्चे, आपके MCQ में पूछा जाता है। ठीक है, अब अपन अगला देते हैं, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं? प्रोसेसर मैनेजमेंट, हमारे प्रोसेसर को मैनेज करना ताकि वो प्रॉपर काम कर सके। मेमोरी मैनेजमेंट, हमारी चीजों मेमोरी को क्या कर सके, मैनेज कर सके, जितनी भी चीजें स्टोरेज होती है वो उन सारी चीजों को मैनेज करना है ना, कि कोई भी चीजें डिलीट ना हो जाए। डिवाइस मैनेजमेंट, पूरे उपकरण का प्रबंधन, यानी कि हमारी डिवाइस जो है, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है उन सबका प्रॉपर से मैनेजमेंट करना। फाइल मैनेजमेंट, संचिका प्रबंधन। सिक्योरिटी का ध्यान रखना। ठीक है, एरर डिटेक्शन, त्रुटि का पता लगाना, अगर कुछ भी एरर आता है, कुछ भी दिक्कतें आती है तो उसको क्या करना, डिटेक्ट करना। जॉब शेड्यूलिंग, नौकरी निर्धारण, यानी कि ये सारे फंक्शनिंग। नौकरी निर्धारण मतलब क्या होता है बच्चा, कि क्या क्या आपको एक के बाद एक आप अपने कंप्यूटर से लगातार काम देते जाते तो वो उसको ध्यान में रखना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है कि पहली कौन सी चीज आई है जिसको मुझे पहले ऑपरेट करना है ना, फिर किसको ऑपरेट करना है, तो वो वाली जॉब शेड्यूलिंग लिखा गया है। ठीक है बच्चा, तो ये सारे काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बच्चे बहुत इजी भाषा में आपको समझाया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य करता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं, हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट है ना। यहाँ पे हमने देखा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो अब इसका हम पहला जो होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट वो देखते हैं बच्चे। ठीक है, प्रोसेसर मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस the working of processor by allocating various jobs to it. It also ensures that each process and application receives enough time by the processor to function properly. एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेसर के काम को विभिन्न नौकरियों को आवंटित करने में प्रबंधित करता है
और यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक प्रक्रिया और एप्लीकेशन को क्या करे, प्रोसेसर द्वारा ठीक से काम करने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त हो। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीजों को मैनेज करता है और वो क्या करता है, प्रोसेसर का भी मैनेजमेंट देखता है कि भैया उसको के पास जितना भी काम आ रहा है, किसके पास, प्रोसेसर के पास, तो प्रोसेसर बराबर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे टीचर नजर रखती है, जैसे प्रिंसिपल, मान लीजिए प्रिंसिपल नजर रखता है टीचर पे, है ना, तो प्रिंसिपल कौन हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, प्रोसेसर मैनेजमेंट कौन हो गया, टीचर हो गई। तो भैया बस वही काम है कि जो हमारा जो प्रोसेसर है, टीचर है, वो बराबर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन देख रहा है, प्रिंसिपल देख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है। तो बस यही बोला गया कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि प्रोसेसर बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो ये चेक करता है कि हर एक प्रोसेस, हर एक कार्य, हर एक एप्लीकेशन के पास जो भी कार्य आ रहा है वो बराबर से इनफ टाइम में, सही टाइम पे वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस बच्चा उसी को चेक करता है, कौन, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वर्किंग ऑफ अ प्रोसेसर बाय अलोकेटिंग वेरियस जॉब टू ईच। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं, आगे इधर भी ठीक है बच्चे, ये एक स्लाइड रिपीट हो गई तो आप देख लीजिएगा कि ये वही स्लाइड रिपीटेड है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये रिपीट है ना, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर रखा है कि, है ना, कि यह प्रोसेसर मैनेजमेंट को चेक कौन करता है, जल्दी बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है प्रॉपर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। या आप देख सकते हो नौकरी अनुसूचक यानी कि जॉब शेड्यूलर चेक करता है कि प्रोसेसर शेड्यूलर बराबर से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं हम, है मेमोरी मैनेजमेंट, है ना। An operating system manages the sharing of the internal memory, RAM, cache, etc. among the multiple applications to ensure the proper execution of every process. Operating system सारी चीजों को मैनेज करता है कि जितनी भी हमारी मेमोरी के अंदर इंटरनल मेमोरी जैसी कि रैम, कैचे वगैरह हो गई, कैश वगैरह हो गई, तो ये सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस की चीजों को अच्छे से स्टोर करके उसे प्रॉपर एग्जीक्यूट यानी कि प्रॉपर तरीके से चला पा रहा है या नहीं चला पा रहा है। हर एक प्रोसेस जो हो रहा है, जो वो मेमोरी मैनेजमेंट का जो काम हो रहा है, वो ये देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि मेमोरी मैनेजमेंट का काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीजों को इग्नोर कर देना बच्चों, ठीक है। फिर अगला अपन देखते हैं क्या था, डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट का काम कैसे होता है, अब अपन ये देखते हैं। पहले हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे करता है, नेक्स्ट वो मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है, थर्ड हम देखने वाले हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मैनेज कैसे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सारी कंट्रोल करता है सारे इनपुट और आउटपुट की वर्किंग को, ठीक है। इट रिसीव्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस डिवाइसेस, वो उनको इन डिवाइसेस से रिक्वेस्ट मिलती है कि भैया आपको एक स्पेसिफिक टास्क, एक जो होता है, एक कार्य जो होता है, आपको विशिष्ट कार्य करना है और उससे कम्युनिकेट करना है और उससे सारा प्रोसेस यानी कि कार्य करवाना है। यानी कि यह इन उपकरणों से अनुरोध प्राप्त करता है कि विशिष्ट कार्य करता है, यानी कि कुछ जो आप उसको कार्य असाइन कर रहे हैं, जो आप उसको कार्य दे रहे हैं वो करना है अच्छे से और वापस उसे अपने कम्युनिकेट करना है। फिर आगे का और उसको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो वापस अपने कम्युनिकेशन वाली प्रोसेस पे आ जाता है जैसे ही उसका वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वो डिवाइस से क्या करता है, डिवाइस मैनेजमेंट को कैसे करता है कि आपके डिवाइस में क्या कार्य आपको करने को मिला है, क्या वो कार्य बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ही वो कार्य हो जाता है तो वो वापस से उससे पूछता है कि अगला कार्य मुझे क्या करना है। फिर वही प्रोसेस होगा, फिर से चेक करा जाएगा कि वो बराबर से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा, फिर वापस से वो उससे कम्युनिकेट करेगा बच्चा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, ये चलती रहती है। इसी को मैनेजमेंट को जो होता है, ये प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है डिवाइस का, इसको कौन चेक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फाइल मैनेजमेंट, है ना। फोर्थ फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, फाइल मैनेजमेंट। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कीप अ ट्रैक ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ द फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सारी चीजों का, इंफॉर्मेशन का ट्रैक रखता है कि कौन सी फाइल क्रिएट करी गई है यानी कि बनाई गई है, कौन सी डिलीट करी गई है, कौन सी चीजों को कॉपी करा गया है फाइल्स को, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, इन सब का रिकॉर्ड, इन सब का ट्रैक यानी कि इन सब का
रिकॉर्ड रखता है, इन सबको क्या करता है, संगठित तरीके से इकट्ठा करके रखता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन दिस फाइल्स इंक्लूडिंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, यानी कि यह इन फाइलों में संग्रहित डेटा को की अखंडता को भी बनाए रखता है, निर्देशक संचारण संरचना सहित। यानी कि ये जितनी भी चीजें हमारी ऑलरेडी फाइल, जितनी भी हमारी ऑलरेडी स्टोर्ड है ना, जितनी भी चीजें उनको भी प्रॉपर तरीके से रखता है और आने वाली नई चीजों को भी प्रॉपर मैनेज करके चलता है। हमारी फाइल्स फोल्डर्स को वो सही जगह स्टोर हो, जहां आप उसको स्टोर करवाना चाहते हो वो वहीं से स्टोर हो और वो अपने आप कभी भी डिलीट ना हो जाए, ठीक है, और वो उतनी स्पेस में स्टोर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये सारी फाइल्स के जो मैनेजमेंट बच्चा जो चेक करता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है। तो ये होता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। अगला अब हम देखते हैं बच्चा सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो बहुत सारी टेक्निक्स प्रोवाइड्स करवाते हैं जो कि ये चेक करते हैं इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द यूजर डाटा। इट इज डन यूजिंग द यूजर नेम, पासवर्ड एंड फायरवॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चा सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता है कि बराबर सिक्योरिटी से आपका क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप ध्यान से देखो ये बराबर से क्या कर रहा है, चेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेक करिए, ये सिक्योरिटी को देख रहा है तो वो क्या करता है, जब भी कोई यूजर एकदम से लॉगिन करता है बच्चा तो वो चेक करा जाता है, या तो फेस रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू या फिर यूजर नेम पासवर्ड मांगा जाता है कि कोई और दूसरा इंसान उसको लॉगिन ना कर दे। आपने देखा होगा जब भी आपसे कोई यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है, अगर आप उसको गलत टाइप करेंगे तो वो एकदम से क्या दे देता है, एरर दे देता है। तो वो किसके कारण ये सारी चीजें बच्चा मैनेज हो पा रही है, ये सारी सिक्योरिटी क्यों हो पा रही है, आपको वो एरर दे देता है कि भैया आप लॉगिन नहीं कर सकते, या तो आपने अपना यूजर नेम गलत डाला है या तो आपने अपने का पासवर्ड गलत डाला है। तो उसको ये चीजें पता कैसे चलती है, उन चीजों को मैनेज कौन करता है बच्चा, तो सारी सिक्योरिटी भी का काम भी बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, ठीक है। अगर सही डालोगे तो बच्चा लॉगिन हो जाओगे और गलत डालोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बाहर कर देगा, वो आपको अंदर एंट्री देगा ही नहीं कि आप अपने सिस्टम पे आगे कार्य कर सको। इसलिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड याद करके रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं एरर डिटेक्शन, त्रुटि का पता लगाना, हमारे सिस्टम में क्या त्रुटि आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है टाइम टू टाइम कि कुछ भी अगर एक्सटर्नल थ्रेट आता है ना, बाहर से कोई दिक्कत आ जाती है, कोई वायर लूज हो जाता है हार्डवेयर का, या कोई हार्डवेयर डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे मेलिशियस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें आ जाती है ना, वायरस वगैरह आ जाते हैं, तो वो कोई दिक्कत तो नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों को चेक करता है कि हमारा हार्डवेयर वगैरह कोई हमारी चीजों को डैमेज तो नहीं कर रहा है, वो सारे प्रॉपर डिस्प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारी सारी चीजों को यूजर्स को जैसा जैसा यूजर्स चाहता है वैसी वैसी टास्क परफॉर्म हो पा रही है या नहीं हो पा रही है बच्चा। ये सारी चीजें क्या होता है, एरर डिटेक्शन के टाइम चेक होता है। और ये सारी एरर डिटेक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कौन चेक करता है बच्चा, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी तरह के भारी खतरे या दुर्भावनापूर्ण, बच्चा थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिएगा, सॉफ्टवेयर में गतिविधि के लिए क्या करता है, समय समय पर सिस्टम की जांच करता है और यह किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए हार्डवेयर की जांच भी करता है और यह उपयोगकर्ताओं को भी उचित अलर्ट प्रदर्शित करता है। अगर मान लीजिए कुछ भी दिक्कत आ रही होगी, मान लो कोई वायर डिस्कनेक्ट हो गया आपके कंप्यूटर से, ठीक है, तो आपको एकदम से एरर आ जाता है कि आपका ये मान लीजिए हार्डवेयर डिवाइस है स्पीकर, ठीक है, आप अपने गाने चला रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर में आपने ऑन कर रहा सिस्टम को, लॉग इन करके आपने बोला उसको टास्क दिया भैया कि ये वाले सॉफ्टवेयर पे मुझे गाने सुनने हैं, स्पीकर में से अब आवाज आनी चाहिए लेकिन स्पीकर का एक वायर निकल गया है, तो आपको क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है कि आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है साउंड में। तो ये जो एरर मैसेज आपको दे देता, आपकी त्रुटि का उसने क्या कर लिया बच्चा, पता लगा लिया, आपको एरर का मैसेज दे दिया, तो वही उसने एरर को डिटेक्ट कर लिया। तो ये कार्य भी बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका ध्यान भी कौन रखता है बच्चा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जॉब शेड्यूलिंग यानी कि नौकरी निर्धारण in a multitasking operating system where multiple programs can run at the same time, the operating system determines which application should run and in what order. It also check how much time should be allocated for each application.
जब भी आप काम करते हैं बच्चा, तो क्या होता है, जॉब शेड्यूलिंग मैंने आपको बताया था, आप याद करूं कि अब बहुत सारे काम हम कंप्यूटर में एक साथ करते हैं। एक साइड हमने क्या करते हैं, गाने चला देते हैं, इधर हम हमारे टाइपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, इधर गाने चल रहे हैं, इधर गूगल से आप चीजें डाउनलोड कर रहे हो, है ना, एक फाइल डाउनलोड हो रही है, साइड बाय साइड आपने एक मूवी भी डाउनलोडिंग पे लगा दी, इधर आपका व्हाट्सएप वेब भी ओपन है। तो बहुत सारे आप 5-6 कार्य एक साथ करवा रहे हो, या उससे भी आप बहुत सारे कार्य उससे एक साथ करवाते हो। तो बच्चा कौन सा कार्य पहले करना है, किस समय करना है, कौन सी चीज पहले दिखानी है, इन सब का वो सीक्वेंस यानी कि लाइन से पहले ही निर्धारित कर लेता है, तय कर लेता है कि मुझे कौन सी चीज पहले करवानी, कौन सी चीज नहीं करवानी, उसी को बोला जाता है जॉब शेड्यूलिंग। और ये कार्य भी बराबर से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखा जाता है। और इसका ध्यान भी कौन रखता है बच्चा, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, उसकी भी फंक्शनिंग बराबर से हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ये देखो बच्चा, ये मल्टीटास्किंग है, बच्चा कितना होशियार है, अपने लैपटॉप अपने सिस्टम से क्या करवा रहा है, इतने सारे ब्राउजर उसने ओपन करवा लिए, और देखो कितनी सारी चीजें उससे करवा रहा है कंप्यूटर, मल्टीटास्किंग। वो ये देख रहा है कि भैया मेरा कंप्यूटर बराबर से लैपटॉप वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसीलिए कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, मल्टीटास्किंग, कि हमारा कंप्यूटर मल्टीटास्किंग है। और मल्टीटास्किंग वो अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, मल्टीटास्किंग के टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर नजर रखता है कि भैया अच्छे से काम कर देना, ठीक है, नहीं तो कंप्लेन हो जाएगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगला अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज मत होना, अपन एक एक को अच्छे से आगे पढ़ेंगे, अभी अपन सिर्फ इसके नाम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग यूजर, जिसको हिंदी में भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सेकेंड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हिंदी में भी यही बोला जाता है। मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, अगला 4th नंबर पे है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग। ठीक है, इसके हिंदी में भी सेम यही नाम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ टाइप है। अब इसको अपन डीप में आगे पढ़ते जाएंगे एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कौन क्या होता है। सबसे पहले इन्होंने अपन को, अच्छा यहाँ से चालू करा है ना, सिंगल यूजर। देखते हैं, पहला है बच्चा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हिंदी में भी सिंगल यूजर ही बोला जाता है। ठीक है, हमारा पहला टाइप आ गया। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कुड सपोर्ट ओनली वन यूजर, support only one user to do a thing at a time. The most popular single user operating system were Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows 95 and Microsoft DOS। यानी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर, नाम से ट्रिक याद करो, कोशिश करो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक यूजर, क्या होगा यहाँ पे एक ही यूजर होगा, एक ही यूजर को सपोर्ट करेगा और उसी समय पे वो उसका एक ही कार्य करेगा, इसलिए इसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया है। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 एंड माइक्रोसॉफ्ट DOS। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक काम करने के लिए केवल एक उपयोगकर्ता का समर्थन कर सकता है। सबसे लोकप्रिय एकल उपयोगकर्ता जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 और माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स थे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक यूजर है और एक इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों के बीच में क्या हो रहा है, चीजें हो रही है। यहाँ वो अपना कार्य दे रहा है करने को और यहाँ पे वो कार्य करके दिया जा रहा है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इज अ ग्राफिकल बेस्ड एंड इंटरेक्टिव इन नेचर। इन इट माइनस एंड आइकन्स are available to perform all operations just by clicking on them. Some example of GUI are Windows operating system, Mac OS and Linux etc. बच्चा ये जो होता है ना, ये हमारा ग्राफिक्स वाली चीजों पे बेस्ड होता है। ग्राफिक्स को हिंदी में भी बच्चा ग्राफिक आधारित ही बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इंटरेक्टिव होता है नेचर्स में। यहाँ पे हम सारी चीजें अपन हमारे, सॉरी ये माइनस ही मेन्यूज है, सॉरी मैंने उस जल्दी फ्लो में
प्रोनाउंस में वो हो गई, पर कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान से छोटी मोटी गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे आपके ग्राफिक बेस्ड क्या होता है, काम करता है, ये सारे आपके आइकन्स और मेन्यूज से काम करवाता है, सारे ऑपरेशन, सारे टास्क, सारी फंक्शनैलिटी हमारी किससे होती है, मेन्यूज और आइकन से होती है, बस आपको उन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई शॉर्टकट क्लिक की कीबोर्ड में पुट नहीं कर रहे हो, आपके डेस्कटॉप पे जो आइकन्स आ रहे हैं, जो मेन्यूज में आपकी ऐसे ऑपरेशन चीजें आ रही हैं, है ना, आप इन पे बस क्लिक कर देंगे। आपको क्या ओपन करवाना है, आप बोलिए मेल ओपन करवाना है, वो मेल ओपन कर देगा, ठीक है। आपको मान लीजिए वेदर कंडीशन देखना है, इस पे, इस वाले सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो समझ जाएगा कि भैया सामने वाला यूजर इसे ओपन करना चाहता है, वो उसे ओपन कर देगा। तो हम सारे कार्य जो बच्चा हम ग्राफिक्स वाली चीजों से करवाना चाहते हैं, यानी कि हम हमारे मेन्यूज आइकन से करवाना चाहते हैं, उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोला जाता है। कि आपके सामने फोटोज, इमेजेस दिख रहे हैं सारे मेन्यूज के, आइकन्स के, आपको बस उन पे क्लिक करना है और वो आगे का कार्य आपका कर देंगे, ठीक है। अगला है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर, बच्चा सिंगल यूजर में कौन था, एक यूजर था, नाम से ही पता लगा लो, यहाँ कितने यूजर होंगे, बहुत सारे, एक से ज्यादा। मुझे बताओ अब आपको कोई दिक्कत आएगी क्या समझने में, नहीं, बस आप समझिए, ठीक है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे मोर देन एक यूजर होता है कि आप सेम टाइम पर कंप्यूटर से बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं, बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है, एक ही सिस्टम पे, ठीक है। और जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सारी चीजों को सपोर्ट करता है। आप सारी यूजर अलाउ कर सकते हैं यूजर्स को कि वो अलग अलग क्या कर सके, यूजर्स के अकाउंट एक साथ क्रिएट करके सिंगल मशीन से, यानी कि एक सिंगल सिस्टम है, आपके पास सिंगल मशीन है, आपने मल्टीपल यूजर्स, एक से ज्यादा यूजर्स के वहां पे अकाउंट बनवाए और वो सभी एक ही समय पे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर से अपने बहुत सारे काम करवा रहे हैं। मल्टीपल यूजर्स जब एक सिस्टम पे काम करते हैं तो उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। द एबिलिटी टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क, जब आप एक टास्क से ज्यादा, उसमें एबिलिटी होती है कि वो टास्क परफॉर्म करवा सकता है एट अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, यानी कि एक समय पे मैं बहुत क्या कर रही हूँ, उससे एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करवा रही हूँ, उसी को बोला जाता है मल्टीटास्किंग। मल्टी नाम से समझ में आ रहा है, मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टास्क दे देना, किसको, हमने ओएस को दे देना, वो ओएस की जिम्मेदारी है भैया तुम करवा के दो, है ना, होता है, ठीक है। तो ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग मल्टीपल टास्क और एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस while using common processing resources like CPU is called multitasking operating system, यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म करवाना, ठीक है, मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म करवाना कि भैया आपको ये कार्य करके देना पड़ेगा, एक से ज्यादा टास्क तो आपको करके देना ही पड़ेगा, उसी को मल्टीटास्किंग बोला जाता है, ठीक है। एक ही पल में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सीपीयू जैसे सामान्य प्रसंस्करण संसाधनों का उपयोग करते समय कई कार्यों को करने की क्या या प्रतिक्रियाओं को निष्पादित करने में सक्षम होता है, उसी को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोला जाता है। अब है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट अलाउ different parts of an application or a program to run simultaneously. The feature of the multi-threading can delay the execution response of a certain processes. यानी कि ये अलाउ करता है कि हम हमारे एप्लीकेशन के बहुत अलग अलग पार्ट्स या फिर प्रोग्राम्स हो गए उसको साइड बाय साइड रन करवा सके, यानी कि आप एक टाइम पे आप अलग अलग सॉफ्टवेयर को, अलग अलग प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हो बच्चा, ऑन कर करके, ओपन करके उस पर काम कर सकते हो। ये जो फीचर होता है मल्टी थ्रेडिंग का, ये क्या कर सकता है, आपके जो एग्जीक्यूशन को हो सकता है थोड़ा सा डिले कर दे, हो सकता है उसके रिस्पॉन्स में क्या हो जाए, थोड़ा सा टाइम लग जाए, कुछ सेकेंड्स लग जाए, कुछ मिनट्स लग जाए, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। क्यों बच्चा, जब हम एक ही काम करते हैं, अच्छा हम पहले इंसानों की बात करते हैं, अगर बच्चा आपको एक ही काम करना रहता है तो आप बहुत अच्छे से फटाफट कर देते हो, लेकिन मान लीजिए एक ही समय पे अगर आपको 4 काम दे दिए जाए तो उनमें थोड़ा तो समय लगेगा ना, थोड़ा एक्स्ट्रा। वैसे सिस्टम के साथ भी होता है, अगर आप इसको एक काम देंगे तो वो कर लेगा, लेकिन आपने उसको जैसे ही बहुत सारे काम दे दिया तो हो सकता है कभी उसके, वैसे तो वो मशीन है, रिस्पॉन्स भी फटाफट करता है, लेकिन कुछ चीजें बच्चा क्या होती है, कभी कभी लोड होने में किसी चीजों को टाइम लगता है, तो हो सकता है वो रिस्पॉन्स क्या करे, थोड़ा सा लेट करे, ठीक है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम के विभिन्न भागों को क्या करता है,
एक साथ चलाने की अनुमति देता है। मल्टी थ्रेडिंग की सुविधा कुछ प्रतिक्रियाओं के निष्पादन प्रक्रिया में देरी कर सकती है। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये वेब सर्वर है, डेटाबेस है, यहाँ पे ये यूजर है, वो इससे इतने सारे सर्वर्स का भी काम करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे उसने डेटाबेस को भी ओपन करने का काम दे दिया। ये यहाँ पे सीपीयू इतने सारे टास्क को क्या कर रहा है, एक साथ कर रहा है। हो सकता है सबका रिस्पॉन्स रुक रुक के आए, थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स का इनमें टाइम लग सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू होस्ट अ गेम सर्वर ऑन अ लैन, your friends will utilize the different parts of the same game by connecting with your machine at the same time। यानी कि उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, यदि लैन पर आप एक गेम सर्वर होस्ट करते हैं तो आपके मित्र एक ही समय में आपकी मशीन से जुड़कर एक ही गेम के विभिन्न भागों का उपयोग करेंगे। बच्चा, जब आप लैन के थ्रू, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा है हमने हमारी पिछली क्लासेस में। ठीक है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क है ना, अगर उसके कनेक्शन के थ्रू, उसके नेटवर्किंग के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हो बच्चा, आप क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, है ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा क्या कर लग जाए, कुछ टाइम लग सकता है ना, मशीन से जुड़ने के लिए कुछ सेकेंड्स का टाइम लग सकता है। वैसे तो ये फटाफट काम हो जाते हैं, सेकेंड्स में तो अपन वेट कर ही सकते हैं। ऑल द रिसोर्सेज विल बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम योर मशीन which can degrade the performance of your system। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज करे जाते हैं हमारी मशीन से, जिसको आप चीज़ों को डिग्रेड कर सकते हो, जिससे कि which can degrade the performance of your system, यानी कि जो हमारी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकता है, यानी कि थोड़ा सा डाउन कर सकता है। आपकी मशीन में सभी संसाधनों का उपयोग किया जाएगा जो आपके सिस्टम को, प्रदर्शन को नीचा दिखा सकता है। यानी कि जब अच्छा बहुत सारी चीजें एक साथ करवा सकते हो तो हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस की जो स्पीड है या क्वालिटी वो थोड़ी सी कम हो जाए, उसमें थोड़ा सा फर्क क्या हो सकता है बच्चा, आ सकता है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। इसका बच्चा फुल फॉर्म देख लीजिएगा, RTOS होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। It is designed to handle real-time life scenarios and problems. Such operating systems have the capability to prioritize the process, minimize execution time and work independently। कई बार बच्चों क्या होता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो प्रिपेयर नहीं होता है ना, कि एकदम से, वैसे तो वो प्रिपेयर रहता है कि कुछ ना कुछ इशू आ सकते हैं, कभी कुछ इश्यूज एकदम से आ जाते हैं, है ना बच्चा, तो सिस्टम को उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ता है, उसके लिए भी उसको प्रायोरिटी रखनी पड़ती है कि अगर ये चीज आ जाती है तो क्या करना पड़ेगा, उसको भी वो प्रायोरिटी में रखता है। ठीक है, और आपके इससे एग्जीक्यूशन टाइम हो सकता है वो आपका कम ले और वो इंडिपेंडेंटली करे। आरटीएस को वास्तविक जीवन में परिदृश्यों और समस्याओं को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इसीलिए डिजाइन करा गया है कि अगर मान लीजिए एकदम से कोई दिक्कत आ जाती है तो उन सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज को आपका आरटीओ यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली तरीके से हैंडल कर ले और उसे स्वतंत्र रूप करने से कार्य करने की क्षमता होती है। यानी कि उसमें बिल्कुल उसमें वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर लेता है, भैया कि अब तुम प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाओ मुझे रियल टाइम में, मैं तो उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे देखते हैं। व्हेनेवर यू बुक एन एयर टिकट ऑनलाइन यू आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग with a real-time machine which is hanging your data independently, giving you instant response and securing your information while maintaining the same features for all the others customers who are online at that moment। क्या होता है बच्चा, मान लीजिए आप टिकट बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक सॉफ्टवेयर से डील करते हैं ना, आप उससे बात करते हैं, आप उसे अपनी इंफॉर्मेशन देता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन लेता है, जैसा आप चीजें उसको बोलते हो वो सॉफ्टवेयर वैसा, वो एप्लीकेशन वैसा कार्य करता है। मान लीजिए आप तो एक अकेले यूजर हो, लेकिन वो उस टाइम पर आप ही अकेले तो टिकट बुक नहीं कर रहे होगे ना, पूरे देश विदेश की बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों ट्राई कर रहे होंगे, तो उन सब के डेटा को उस टाइम पे वो मैनेज करके चलता है कि भैया इस पर्सन का डेटा अगर आ रहा है तो उसको यहीं स्टोर होना चाहिए, इस पर्सन का आ रहा है तो उसका डेटा यहीं स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो रियल टाइम पे जो कार्य कर रहे हैं उसी समय जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को मेंटेन करके चलना, यही होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, कि कहीं एक यूजर का डाटा दूसरे यूजर के साथ मर्ज ना हो जाए या गलत फोल्डर या फाइल्स में पहुंच ना जाए। ठीक है, जब भी आप ऑनलाइन हवाई टिकट बुक करते हैं तो आप वास्तव में रियल टाइम मशीन के साथ संवाद कर रहे होते हैं, जो आपके डेटा को स्वतंत्र रूप से क्या करता है, संभाल रही है, आपको तुरंत
प्रतिक्रिया दे रही है और अन्य सभी ग्राहकों के लिए भी समान सुविधाओं को बनाए रखते हुए क्या कर रही है, आपकी जानकारी को सुरक्षित कर रही है। वो ये सारे कार्य क्या कर रही है, आपको करके दे रही है, इन सब का क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। चलो बच्चा आगे देखते हैं, अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम runs on the computer that are looked in a different graphical areas interconnected through a network। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट रन्स ऑन द कंप्यूटर डेट आर लोकेटेड, ये कंप्यूटर पे लोग काम करते हैं जो कि अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में क्या होते हैं, सेटअप होते हैं और एक दूसरे से किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क के थ्रू, यानी कि उन कंप्यूटर्स पे चलता है जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित है, एक नेटवर्क के माध्यम से परस्पर जुड़े हैं, यानी कि ये एक ही जगह पर नहीं है, ये अलग अलग एरिया में एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसकी हेल्प से, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर पा रहा है, कार्य कर पा रहा है, तो किसके थ्रू कर पा रहा है, नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, तो उसको बोला गया है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो कार्य अच्छे से कर पाए, है ना, तो ये किसके कारण हो पा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण, और वो प्रॉपर से फंक्शनिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है, चेक करता है। इट कंट्रोल्स दिस इंटरकनेक्टेड सिस्टम एंड मेक्स देम अपीयर टू बी अ सिंगल कंप्यूटर, यह इस परस्पर जुड़े प्रणालियों को नियंत्रित करता है और उन्हें एकल कंप्यूटर के रूप में क्या करता है, प्रकट करता है, दिखाता है। It allows the linked machines to access the data, software and processes tasks over a network of geographically dispersed computers, यानी कि जब आपका सिस्टम एक दूसरे से आप कम्युनिकेट करते हो, एक सिस्टम दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड करता है और दोनों अलग अलग एरियाज में है ना, तो वो एक नेटवर्क के थ्रू बच्चा कम्युनिकेशन हो पाता है। तो वो भैया बराबर से काम करे, अच्छे से काम करे, है ना, तो वो किसके कारण हो पा रहा है, उसी टाइम पे वो सही डेटा को एक्सेस कर एक सेकेंड, है ना, तो वो सही डेटा को क्या कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है, सही डेटा को प्रोसेस कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें किसके कारण हो पा रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण। ठीक है, अब अपन अगला देखते हैं, विंडोज 10। विंडोज 10 क्या होता है बच्चा, ये अपन देखेंगे हमारी अगली क्लास में। मुझे ऐसा लगता है आज आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, अपन ने जो अभी तक पढ़ी है। मैं आपको एक बार इसका फटाफट से शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ आज की क्लास का, जिससे आपको इजी रहेगा पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहले बच्चा अपन ने क्या पढ़ा था हमारी शुरू की क्लास में, देखते हैं। हमने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देखा था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, कि हमारा कंप्यूटर क्या होता है, उसके अंदर हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली चीजें देखी थी। फिर हमने हमारा प्रोसीजर देखा था उसे, कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, हम साइन इन कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हम उससे क्या करते हैं, आगे चीजें लोड कैसे होती है, फिर हम उसे लॉग आउट कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हैं, है ना, हमने पूरी देखा था। फिर वो हमसे हमारा आईडी पासवर्ड मांगता है, चीजों को लॉग इन करके देता है हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को गो थ्रू करा था। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। हमने ये पूरे हमारे इसके कितने फंक्शंस है, 7 फंक्शंस है, हमने पूरे हमारे 7 फंक्शंस को गो थ्रू करा था ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, एक एक को पहला प्रोसेसर मैनेजमेंट समझा, देन हमने उसके बाद हमारा मेमोरी मैनेजमेंट समझा, देन डिवाइस मैनेजमेंट समझा, फाइल मैनेजमेंट समझा, सिक्योरिटी का देखा, हमने ध्यान में रखा कि सिक्योरिटी में कैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है। ठीक है, एरर डिटेक्शन, देन जॉब शेड्यूलिंग, है ना, ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े कि हमारे पास 7 क्या क्या टाइप्स होते हैं, हमने एक एक को गो थ्रू करा था। ठीक है, सबसे पहले हमने सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, उसके बाद हमने क्या करा, सिंगल यूजर के बाद बच्चा हमने इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखा, उसके बाद हमने मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, उसके बाद हमने मल्टीटास्किंग देखा जहां वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करवा रहा था, है ना। उसके बाद हमने मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम देखा। ठीक है, हमने इसकी आज यहाँ तक कंप्लीट करा है बच्चा, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तक। ठीक है, सो आई होप बच्चा आज की आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, हमें आगे भी जुड़े रहना है, तो इसके आगे क्या बच्चे जो क्लासेस है आप कल के वीडियो में देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चा। सो आज की क्लास आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो आज के जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।